क्योंकि जो न्यूज वाले हैं वो पाठशाला चला रहे हैं। ऐसा व्यक्ति पाठशाला चला रहा है जो स्कूल में कक्षा में पीछे बैठा करता रहा होगा, जब तक मास्टर इसके पास पहुंचता होगा इंटरवल हो जाता होगा। क्या सीखा होगा ये? देश में न्यूज की जगह पाठशाला चल रही है और पाठशाला चलाने वाले न्यूज बता रहे हैं। जिस दिन हम अपने अधिकारों की आवाज उठाना शुरू कर देंगे ना, ऐसी रिपोर्टें सही आना शुरू हो जाएंगी। मान लो ये रिपोर्ट झूठी है, तो इससे क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? जो 1 करोड़ है ये क्यों रोके जा रहे हैं? क्या प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है? अब देश नहीं बिकने दूंगा मैं। सरकारी, जब सरकार ही नहीं है, सरकारी नौकर ही नहीं है, तो देश तो प्राइवेट हाथों में चला गया ना। इसमें कई चिलगोजों को यह लगता है कि नैया पार संस्था बीजेपी विरोधी है। अरे भाई, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का दिल से सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, तो यह संस्था बीजेपी विरोधी कैसे हो गई? मैं बीजेपी समर्थकों से बस इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या किसी एक व्यक्ति का विरोध करना, वो भी ऐसा व्यक्ति जो मंच से खड़े होकर जनता से झूठे वादे कर दे, उसका विरोध करना क्या पार्टी का विरोध करना माना जाएगा? क्या पार्टी अब इतनी संकुचित हो गई है कि किसी एक व्यक्ति पे जाकर वो टिक चुकी है? अगर ऐसे व्यक्ति जो मन से झूठ बोल रहे हैं उनका विरोध करना बीजेपी का विरोध करना माना जाएगा, तो फिर आप ये स्वीकार कर लीजिए कि मैं बीजेपी विरोधी हूं। नहीं तो बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं। पार्टी बहुत बड़ी है, यह पार्टी किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है। ऐसे ही कई चिलम चुट्टों को लगता है कि मैं कांग्रेस विरोधी हूं। अरे भाई, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का दिल से सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी राजकुमार का सम्मान नहीं कर पाऊंगा। अब किसी एक व्यक्ति के विरोध में खड़ा हो गया तो पूरे कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुआ देखते हो मुझे आप। ऐसे ही मैं किसी भी पार्टी के ना तो समर्थन में हूं ना विरोध में हूं। मैं उन सभी पार्टियों के उन मुखियाओं का दिल से सम्मान करता हूं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। हाँ, मेरी नाराजगी किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, किसी नेता के विरोध में नहीं है। मेरी नाराजगी मुद्दों को लेकर है, मेरा आक्रोश मुद्दों को लेकर है। जैसे महंगाई मुद्दा हुआ, बेरोजगारी मुद्दा हुआ, या कहीं पर कोई ऐसी बात हुई जो बात नहीं होनी चाहिए थी। अब स्वाभाविक है कि जब महंगाई और बेरोजगारी की बात आएगी तो जो सत्ता में है पक्ष, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विपक्ष से तो पूछने से कोई मतलब है भी नहीं, और वो इतने काबिल भी नहीं है विपक्ष के हमारे सवालों का जवाब दे पाए। वो अपने लीपापोती को सही नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आक्रोश इस मुद्दे से है कि महंगाई की मार बहुत हो चुकी है। सत्ता जो पार्टी आई है उसने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, कम होती हुई नहीं दिख रही है, तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। बेरोजगारी के लिए 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और बाद में पकौड़े तलने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या मेरा आक्रोश जायज नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूं, हम जिस भी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या हम जिस भी पार्टी के विरोध में खड़े हुए हैं, दोनों ही स्थिति में हमें मिलना कुछ नहीं है। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ सहानुभूति के अलावा। ये ना तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये अपने ही पार्टी के सगे नहीं हो पाए हैं, तो ये हमारे सगे कैसे होंगे? इसीलिए हमें आपस में मिलकर इन लोगों से प्रश्न पूछने चाहिए, और जो ये वादे करके आए हैं वो वादे पूरे ना हो तो फिर इनसे कड़े प्रश्न पूछने चाहिए कि ऐसा तुमने क्या किया कि वादे पूरे नहीं कर पाए, और अगर वादे पूरे नहीं कर सकते थे तो फिर ऐसे झूठे वादे क्यों दिखाए? इससे एक देश में चलन बंद हो जाएगा, अन्यथा ये चलन बंद कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी नेता से या किसी पार्टी सवाल पूछे तो उनके जो समर्थक हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, फेफड़ा बाबा के रोना शुरू कर देते हैं कि कैसे तुमने हमारे पिताजी से प्रश्न पूछ लिया, कैसे तुमने हमारे जीजा जी से प्रश्न पूछ लिया, कैसे तुमने हमारे मौसा जी से प्रश्न पूछ लिया। अरे आप रिश्तेदारी उन नेताओं से निभा रहे हो जो किसी के सगे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप से अलावा तुम्हारा कोई भला नहीं चाहेगा, लेकिन तुम युवाओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन नेताओं का एक ही उद्देश्य है, मन से खड़े होकर झूठी घोषणाएं करना और उनकी 3 उंगली दिखाना। इन 3 उंगली का मतलब है जब भी नेता मन से खड़ा होगा तो वो 3 बातें कर रहा है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। झूठ बुलवा लो, झूठ बुलवा लो, झूठ बुलवा लो। हर बार आएंगे गरीबी दूर करेंगे अपनी, हर बार आएंगे बेरोजगारी दूर करेंगे अपने अंधभक्तों की, अपने रिश्तेदारों की, हर बार आएंगे भ्रष्टाचार दूर करेंगे अपनी पार्टी के लिए, कि जिससे कि पार्टी का चंदा बढ़े, इलेक्टोरल बॉन्ड इकट्ठे हों। इन्हीं झूठे नेताओं की वजह से आज युवा गलत दिशा में जा रहा है। आज का युवा बिना पेंदी का लोटा हो चुका है, उसे पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। कभी वो यहाँ रहता है, कभी वो वहां जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, अंत में वो लक्ष्य नहीं पा सकता, बूढ़ा हो जाता है। और जो इन युवाओं को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं, जो सही सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, उनका मुंह बंद कर दिया जा रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में।
अरे जिस देश का मुखिया मन की बात सबसे करता हो, क्या उस देश में सभी व्यक्तियों को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए? लेकिन इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मन की बात कहना केवल मुखिया का अधिकार है। आम जनता मन की बात नहीं बोल सकती। चाहे आप धरने पर बैठ जाओ, चाहे आप अनशन पर बैठ जाओ, आपकी जो काम की बात है, आपके जो मुद्दे की बात है, वो सरकार सुनेगी ही नहीं। और जबकि उन्हीं बातों को लेकर ये सत्ता में आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं और उन्हीं वोट का प्रयोग कर कर शक्ति का प्रयोग करते हैं और फिर उन्हीं शक्ति से वो हमको दबाने का प्रयास करेंगे। और जब हम अनशन पर बैठे होते हैं, आंदोलन पर बैठे होते हैं, तो किसी भी न्यूज में ये खबर नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि जो न्यूज वाले हैं वो पाठशाला चला रहे हैं। ऐसा व्यक्ति पाठशाला चला रहा है जो स्कूल में कक्षा में पीछे बैठा करता रहा होगा। जब तक मास्टर इसके पास पहुंचता होगा, इंटरवल हो जाता होगा। क्या सीखा होगा ये? देश में न्यूज की जगह पाठशाला चल रही है और पाठशाला चलाने वाले न्यूज बता रहे हैं। और न्यूज बस इतनी सी है कि बेरोजगारी रिपोर्ट का आ चुकी है, बेरोजगारी के आंकड़े आ चुके हैं। हालांकि सरकार कई सारी संस्थाओं से आंकड़ों को इकट्ठा करती है, सीएमआई है, कई सारी संस्था है। सीएमआई के आंकड़ों को सरकार ज्यादा नहीं मानती है। और आंकड़े अगर आ भी जाए सरकार के पक्ष में नहीं है, तो फिर सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, अंधभक्त मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये इलॉजिकल है। जिसमें तारीफ होती है वो लगता है वो संस्था सही है। अरे आंकड़े तो आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ कौन बोलता है? और आंकड़े जितने गंदे होंगे, हमें सुधरने का मौका उतना अच्छा मिलेगा। मैं तो ये कहता हूं, आंकड़ों को स्वीकार करना हमें कब आएगा? हम क्यों किसी पार्टी के पक्षधर और विपक्ष में खड़े हुए हैं? ऐसे ही आईएलओ की एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट आई है। उसने भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को बताया है और उसके अनुसार ये है कि हर 100 बेरोजगार में से पढ़े लिखे नौजवान हैं। पढ़े लिखे नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और वो क्या कर रहा है वो नौजवान? वो रील्स में अपनी कमर मटका रहा है। वो रील्स देखने के बाद बिग बॉस देख रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। और इन नौजवानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो जिस प्रकार से पैसे कमा रहे हैं उससे केवल उनका फायदा है। हम तो बेरोजगार के बेरोजगार ही हैं। इस देश में ये हालत हो चुकी है कि वर्ष 2000 में 35% युवा बेरोजगार थे, 2022 में ये 65% हो गए, दोगुने बेरोजगार हो गए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जवानी इंटरनेट में निकली जा रही है, रील्स देखने में निकली जा रही है, कच्चा बादाम देखने में निकली जा रही है। 5 साल के बाद जब मम्मी पापा घर से लात मार के निकाल देंगे, या वो मजदूरी करके जो पैसा लाते हैं, उम्र हो जाएगी नहीं ला पाएंगे, तब वो भी मजदूरी करना शुरू करेंगे। तब समझ में आएगा कि बेरोजगारी क्या होती है। तब समझ में आएगा किसी पार्टी का समर्थन करना क्या होता है, विरोध में खड़ा होना क्या होता है। जिस दिन हम अपने अधिकारों की आवाज उठाना शुरू कर देंगे ना, ऐसी रिपोर्टें सही आना शुरू हो जाएंगी। मान लो ये रिपोर्ट झूठी है, तो इससे क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? बिल्ली के आने से अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भागेगी नहीं। कंडीशन तो ये है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं है। लड़के 62% और लड़कियां 76%। इस देश में, जिस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन किया जा रहा है, खैर वो बेटी बचाओ एक चेतावनी है। जिस प्रकार से इस देश में आंदोलन, जिस देश में बलात्कार हो रहे हैं, वो बलात्कारी पैरोल पर आ रहे हैं, उस देश में बेटियां सुरक्षित तो नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो केस हो या लंबी लिस्टें में गिनाने से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी तो यहाँ पे बुद्धि में एकदम पत्थर पड़ चुके हैं सब लोगों के। यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 60,000 वैकेंसी थी। लीक हो गया पेपर, पेपर लीक हुआ वो दिक्कत नहीं है, 48 लाख फॉर्म भरे गए। कच्चा बादाम कच्चा बादाम, नारे लगा लो, रिलीम जमा लो। 48 लाख पे 60,000 वैकेंसी। अरे हे, सोच कर देखो कि 1 लाख वैकेंसी भी नहीं आ रही हैं, फॉर्म लाखों में, भर्ती हजारों में। सर सरकारी नौकरी किस किस को दी जा सकती है? गधे, 4% भी नहीं है। 1 करोड़ रिक्त पद हैं केंद्र और राज्य सरकारों में। 1 करोड़ रिक्त पद, वो अगर भर लेते हैं तब 3.9% सरकारी पद भरे जाएंगे। अच्छे से अच्छे देशों में 10 से 12% सरकारी पद होते हैं। हम तो ये भी यहाँ तुलना नहीं कर पा रहे हैं, हम 4% भी सरकारी पद नहीं दे पा रहे हैं। जो 1 करोड़ है ये क्यों रोके जा रहे हैं? क्या प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है? अब देश नहीं बिकने दूंगा मैं। सरकारी, जब सरकार ही नहीं है, सरकारी नौकर ही नहीं है, तो देश तो प्राइवेट हाथों में चला गया ना। ऐसे ही पेपर हुआ था रीट भर्ती परीक्षा राजस्थान का, कांग्रेस सरकार में 16 लाख। हंसने वाली बात है कि इस देश में बेरोजगार किस लेवल पर है, और हम रैलियों में जाकर, पंडितों के पंडालों में जाकर दुआ कर रहे हैं कि भगवान नौकरी मिल जाए। कहां से मिल जाएगी तुम मुझे बताओ?
पेपर कैंसिल होता है तो पागलों की तरह नाच रहे हैं, क्योंकि मंद बुद्धि हो चुके हैं। अपने ही पेपर को लीक होने पर पागलों की तरह नाच रहे हैं, तो उस देश में कहां तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कई गधे तो ये होंगे, उनको लग रहा है कि अगर हम किसी पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर बीजेपी ले लो, ऐसे बहुत लगा के घूम रहे हैं। ध्यान रखना, अगर किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो ये सोच के कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो इन उदाहरणों को ध्यान रखना। हाँ, जो विपक्ष में खड़ा है वो शायद पार्टी का विरोध करे तो उसे कुछ पद मिल जाए तो मिल जाए, कह नहीं सकते। अब इस देश में मन की बात ये है कि जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनको मोदी जी को अवार्ड देने का टाइम है, लेकिन किसानों से मिलने का टाइम नहीं है। यूट्यूब क्रिएटर से ये कहते हुए टाइम है मोदी जी के पास कि खाना खाया करो, लेकिन लद्दाख में जो अनशन टूट रहा था वहां अनशन पे बात करने का टाइम नहीं है। हमारे मोदी जी खुद की पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं, लेकिन जो युवाओं के ऊपर लाठियां पड़ रही हैं उसको सहने और समझने का टाइम नहीं है। मैं सभी युवाओं से दरखास्त करता हूं, भारत के सभी नागरिकों से दरखास्त करता हूं, किसी भी पार्टी के हो, अगर देश की अर्थव्यवस्था से पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान रखोगे, देश अपने आप सही हो जाएगा। हमें अपने घर का ख्याल रखना है, बस ये देखो घर में कौन सी चीज की कमी है, समझ लेना देश में वही कमी है। अगर घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब देश में सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर घर में तुम्हारे आय की कमी है, तुम कर्जे में हो, इसका मतलब देश कर्जे में है, देश में आय की कमी है। तुमने अगर अपना घर मजबूत कर लिया ईमानदारी से, चोरी चकारी से नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं, चंदा लेके नहीं, किसी से छीन के नहीं, किसी से डरा के नहीं, ईमानदारी से, तो ये मानो कि देश सही रास्ते पर है। आप अपनी अर्थव्यवस्था सुधारें, देश की अर्थव्यवस्था स्वतः ही सुधर जाएगी। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।